मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मोहित, आशीष, मोहम्मद, विवेक, उषार, पिंटू, विनायक, मंजीश, नितेश, मनीष, श्री, विमलेश, पंकज, अमन, कुशार, सुमित, अर्जुन, आकाश, करिश्मा, अखिलेश। अब बहुत तेज कमेंट हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, भारती, आलोक, गुंजन, उत्कर्ष, नितेश, सुमित, मनीष, प्रेमचंद, मीनास, मंजेश, शुभम, विनीत, अनिकेश, हरिओम, इज़राइल। वाह भाई, क्या नाम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का आज इस सुहानी सुबह में स्वागत है। खुशनुमा सुबह पे आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 2D का अगला हिस्सा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन की थी, उम्मीद है आपने उनको पढ़ा होगा और वो आपको थोड़े थोड़े याद भी होंगी। तो आइए अब हम आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। आइए, पेन कहाँ छोड़ दिए, रखिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ट्रायंगल के बारे में आपको हल्का हल्का सा बताया था। और एक डाटा ये कहा था कि 13, 14, 15 याद रखना। 13, 14, 15 इसका एरिया, इसका सर्कम रेडियस, इसकी इन सर्कल रेडियस। और मुझे उम्मीद है आपने याद भी की रखी होगी। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेंसुरेशन 2D का ही एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं पॉलीगन। पॉलीगन हिंदी में इसे कहते हैं बहुभुज। बहुभुज, बहुभुज हिंदी से ही आप समझते हैं जिसकी बहुत सारी भुजाएं या बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति मेरी बहुभुज कहलाती, पॉलीगन कहलाती। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये फिगर है, नुकीली समझना इसे। आप देख रहे हैं ये बहुत सारी भुजाओं से घिरी हुई फिगर है। कौन सी? ये वाली। ये जो फिगर है बहुत सारी भुजाओं से घिरी हुई है। तो ये मेरे बच्चे पॉलीगन कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी। लेकिन सच बात यह है कि हमारे सिलेबस में पॉलीगन नहीं, रेगुलर पॉलीगन है। कुछ ज्यादा हो गया है? हमारे सिलेबस में रेगुलर पॉलीगन है। अब ये जो रेगुलर शब्द है, ये बड़ा विशिष्ट है। तो हम जब भी बहुभुज की यहाँ बात कर रहे होंगे, एसएससी जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो वहां आपको ये मान लेना है कि ये बातें जो हो रही हैं, ये बेसिकली आपकी रेगुलर पॉलीगन के बारे में बात हो रही है ना। रेगुलर पॉलीगन में, तो रेगुलर पॉलीगन क्या होती है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 4 विशेषताएं होती, 3 अभी बता रहा हूं, एक थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होती है जिसकी सारी साइडें बराबर होती है, जिसकी सारी साइडें बराबर होती है। जैसे पॉलीगन है, मतलब देखने में नहीं लग रही होगी आपको, और आप ऐसा मान लेना, जिसकी सारी साइडें बराबर, यानी जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये लेंथ, उतनी ये लेंथ, उतनी ये लेंथ, उतनी ये लेंथ। हाँ, है ना। तो ही ये रेगुलर पॉलीगन होगी। मतलब जैसे यहां देखा, यहाँ सारी साइडें बराबर, तो ये रेगुलर पॉलीगन होगी। तो कोई भी समबाहुभुज होगी, मैं आपके कमेंट थोड़ी देर बाद लेता हूँ। सर सिर्फ एसएससी के सिलेबस देख के मत पढ़ाइए, हम डिफेंस वाले। अरे मनोरंजन भाई, मैंने, तुम भी कती तो जहर बाला हो रहे हो। मैंने कहा ना, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो होती है वो रेगुलर पॉलीगन होती है। तुम भी नीरे हो। जी सौरभ जी। एक भाई कह रहा है जी, कुछ टॉपिक नहीं हुए ज्योमेट्री में या सर्कल में, तो मैंने आपको कहा था कि मेंसुरेशन 2D हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर आपका ये सवाल अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो उसी प्रक्रिया में ये सब ज्योमेट्री का हिस्सा है। पॉलीगन भी ज्योमेट्री में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं उसे मेंसुरेशन 2D में पढ़ाता हूँ। हाँ, तो इस बात पे मत जाइए कि पॉलीगन पढ़नी नहीं। रेगुलर पॉलीगन ही हमारे सिलेबस का हिस्सा। दीपक ले जा फोन तेरा। रेगुलर पॉलीगन ही हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं।
तो कोई भी पॉलीगन रेगुलर तभी कहलाएगी जब उसकी सारी साइडें आपस में बराबर हो। आया ना, ये फिगर बनी टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन आप समझिए बराबर हो। दूसरी चीज, ये वाले जो कोण बनते हैं ना मेरे बच्चे, इनको बोलते हैं हम इंटरनल एंगल। इनको कहते हैं अंतः कोण। इनको कहते हैं अंतः कोण। तो सारे इंटरनल एंगल भी आपस में बराबर होने चाहिए। सारे इंटरनल एंगल भी बराबर होने चाहिए। सारे अंतः कोण भी बराबर होने चाहिए, तभी वो रेगुलर पॉलीगन होगी। दूसरा, अगर हम इन लाइनों को बाहर निकाल दें, जैसे ये लाइन है, इस लाइन को बाहर निकाल दें, इस लाइन को बाहर निकाल दें, मतलब ऐसे सीधा कर दें, तो ये जो बने हैं ना मेरे बच्चे, ये बने इसके एक्सटर्नल एंगल। तो सारे एक्सटर्नल एंगल भी आपस में बराबर होने चाहिए। यानी कोई भी रेगुलर पॉलीगन तभी कहलाएगी जब उसकी सारी साइडें बराबर हो, सारी साइडें बराबर हो। दूसरा, सारे इंटरनल एंगल बराबर हो। तीसरा, सारे एक्सटर्नल एंगल बराबर हो। एक विशेषता और है जो मैं 15-20 मिनट के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो विशेषता यह है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगी तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस भी बराबर होगी, लेकिन वो मैं भी नहीं समझा रहा, थोड़ी देर में समझाऊंगा। अभी के लिए आप सिर्फ ये मान लीजिए कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगी तो उसमें ये तीन विशेषताएं तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। सारी साइडें बराबर, सारे इंटरनल एंगल बराबर, सारे एक्सटर्नल एंगल बराबर। हाँ है ना, ये हो गई समबाहुभुज की पहचान। अब इसमें सवाल क्या पूछे जाते हैं उस पर बात कर लेते हैं। एक सवाल ये पूछा जाएगा कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। हिंदी में कहें तो किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। यहां जब भी मैं पॉलीगन लिख रहा हूं तो इसका ना रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है। सम बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग हमेशा ही 360 डिग्री होता है। हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है जी। ऐसा क्यों होता है वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चों, ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई त्रिभुज है। ठीक है जी। ये कोण है अल्फा, तो ये होगा 180 माइनस अल्फा, बाहर वाला। ये कोण है बीटा, तो ये कोण हो जाएगा 180 माइनस बीटा। ये कोण है थीटा, तो ये वाला कोण होगा 180 माइनस थीटा। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे, एक दो तीन, तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 3 गुना 180, क्योंकि 180 180 180 तीन बार जोड़ेगा, माइनस में थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, माइनस माइनस रहना माइनस कॉमन, और ये क्या बन जाएंगे, त्रिभुज के तीन कोण। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो 3 गुना 180 में से 180 घटाएंगे तो बचेगा 2 गुना 180, और 2 गुना 180 का मतलब 360। यानी इसके सारे एक्सटर्नल एंगल का सम होगा 360। सेम यही कहानी आप स्क्वायर में देख लीजिए या किसी भी क्वाड्रिलेटरल में देख लीजिए। भाई ये अल्फा लोगे तो 180 माइनस अल्फा, ऐसे यहां करोगे, ऐसे यहां करोगे, ऐसे यहां करोगे, तो जोड़ोगे तो कितनी भी साइडें हो किसी भी रेगुलर पॉलीगन के सभी कोणों का जो योग आता है, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री आता है। अरे इस राहुल को ब्लॉक कर देना। क्लियर है? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, बात समझ में आती है? ठीक है। तो हम इस बात पे समझे कि किसी भी बहुभुज का, समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री आता है। ऐसे ही मेरे बच्चे,
सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल और है रेगुलर पॉलीगन, समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों, अंतः कोणों का योग क्या होगा? तो सभी अंतः कोणों के योग का फार्मूला होता है मेरे बच्चे n-2। ये तो 360 था। इसका फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। यहां n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स, यहां n का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। यानी बहुभुज में भुजाओं की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। बहुभुज में भुजाओं की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं मेरे भाई? n से डिनोट करते हैं। हाँ है ना। अब ऐसा होता क्यों, समझा देता हूं, बहुत आसानी से समझना, बहुत आसान चीज है। आप इस बात को बखूबी जानते होंगे कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर मैं यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं, ये कोई मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, और अगर मैं ये जानना चाहूं कि इसके चारों कोणों का योग कितना होगा, इसके चारों कोणों का योग कितना होगा, तो क्या तरीका है? तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप यहां से मुझे ये कह दें कि सर इस वाले वर्टेक्स से मैं इसको मिला देता हूं। कोई दिक्कत आपको? सर नहीं है दिक्कत। अब भाई ये कौन, ये कौन और ये कौन, इन तीनों कोणों का योग कितना हुआ? आप कहेंगे 180 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज बन रहा है। और ऐसे ही मेरे बच्चे ये कोण, ये कोण और ये कोण, इन कोणों का योग भी कितना हुआ? तो आप कहेंगे 180 डिग्री। तो मेरे बच्चे मैं कहूं इन सारे कोणों का जोड़ बताओ, मतलब ये 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 इन सारे कोणों का जोड़ बताओ, तो आप कहेंगे 180 जमा 180 360 बना। हाँ है ना। तो 360 डिग्री हो जाएगा। मेरी बात से जी सार्थक जी मुझे पता है, आप चिंता मत करिए, इसी मैं पढ़ा रहा हूं। तो कितना बनेगा मेरे बच्चे? 360 डिग्री। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस लाइन को हटा दूं यहां से, तो अब ध्यान से देखेंगे तो ये एक ही तो बड़ा कोण हो जाएगा, ये पूरा बड़ा कोण। तो यानी चतुर्भुज के चारों कोण जानते हो क्या हुआ? 2, 3 जमा 4, 5, 6 जमा 1, तो इनका जोड़ हो जाना है 360 डिग्री। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं यहां जानना चाहूं तो भाई तरीका ये है कि एक ट्रायंगल तो ये बन गई, हाँ है ना, एक ट्रायंगल तो यहां बना दी, ठीक है सर जी, और एक ट्रायंगल यहां बना देता हूं। अब देख लो सारे कोणों का जोड़ इसका कितना बनेगा? 3 त्रिभुजें बनी ना, 1 2 3। तो एक त्रिभुज का जो सभी कोणों का योग 180 होता है, तो 3 त्रिभुजों का 18 3 54 540 डिग्री बनेगा। हाँ जी। तो क्या क्या बनेंगे इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान से देखो, ये जमा ये जमा ये, तो चतुर्भुज के मतलब ये जो पॉलीगन बनी जिसमें 5 भुजा है, पंचभुज है, तो इसके सभी कोणों का योग कितना होगा? 540। किससे डिसाइड हुआ कि ट्रायंगल कितनी बन रही है? 1 2 3, 3 त्रिभुजें बनी तो 180 गुना 3 हो गया। यहां कितनी बनी? 1 गुना 2, 2 त्रिभुज तो 180 गुना 2 हुई। हाँ है ना जी, के जो भैया करा रहे ऐसे ही यहां आते। तो मेरे भाई अगर मैं यहां आपसे ये कह दूं कि यहां डायगोनल खींच देते, एक त्रिभुज तो यहां बना देता हूं मैं, एक त्रिभुज यहां बन जाएगी, एक त्रिभुज यहां बन जाएगी। हाँ है ना। ये सारी वो त्रिभुज है जिसके कोण एक दूसरे को काट नहीं रहे, यानी सबके एंगल सेपरेट आ रहे हैं। अब देखो कितनी त्रिभुजें बनी? 1 2 3 4, 4 त्रिभुजें बनी। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके सभी कोणों का योग बताइए कितना होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 180 गुना 4, क्योंकि 4 ट्रायंगल बने। हाँ है ना। तो यहां आपने देखा कि कितने वर्टेक्स है? 1 2 3 4 5 6। वर्टेक्स 6 है लेकिन ट्रायंगलें बनी 4। यहां की कहानी देखें तो 1 2 3 4 5, वर्टेक्स 5 है लेकिन ट्रायंगलें कितनी बनी? 3। हाँ है ना मेरे भाई। अब यहां ये यहां कितने वर्टेक्स है? 1 2 3 4, यहां वर्टेक्स है 4,
लेकिन ट्रायंगल कितनी बनी, तो आप यहाँ एक रिलेशन देख रहे हैं क्या, कि जितने वर्टेक्स होते हैं उससे दो कम ट्रायंगलें बनती है हमेशा। जितने वर्टेक्स होते हैं उससे दो कम ट्रायंगलें बनती हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस वाले वर्टेक्स से ना तो यहां ट्रायंगल बनेगी, इसमें को मिलाने से, अगर मैं इससे इसको मिलाऊं तो ट्रायंगल बनेगी नहीं, ना इसको इससे मिलाने से ट्रायंगल बनेगी नहीं। ऐसे ही इसको इससे मिला दूं तो कोई ट्रायंगल बन रही है नहीं, ये तो लाइन ओवरलैप होगी। इसको इससे मिला दूं तो ट्रायंगल बन रही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से दो वर्टेक्स खराब हो जाते हैं, इसीलिए दो कम ट्रायंगल बनती। तो पांच थे तो पांच में से तीन ही बनी, छह में से दो हटाए चार बनी, चार में से दो हटाए दो बनी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका फार्मूला जो बन गया वो ये बना कि भाई जितने वर्टेक्स हैं, यानी जितनी नंबर ऑफ साइड है, क्योंकि जितनी साइड होंगी उतने वर्टेक्स बनने, जितनी साइड है उससे दो घटा दो, उतनी ट्रायंगलें बनेंगी और हर ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होगा। तो यू कैन सोल्व इट एंड गेट योर आंसर। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? हाँ। आज शाम को क्लास रहेगी और शाम को हम करेंगे क्या मेरे भाई, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है जी यहां तक की बात? ये पॉइंट मेरा सभी को कॉन्सेप्चुअली सेट बैठा कि नहीं बैठा? मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो बात आप पकड़ पाए या नहीं? अब देखिए, ये तो था मेरे बच्चे सभी बाह्य कोणों का योग, लेकिन ईच एक्सटर्नल एंगल पूछ लूं तो आपसे, प्रत्येक बाह्य कोण बताइए। प्रत्येक बाह्य कोण बताइए। तो आप कहेंगे सर 360 बटे जितनी साइड है उससे भाग दे दो। एन साइडों से भाग दे दोगे तो हर एक एक्सटर्नल एंगल निकल के आ जाएगा। हाँ ना? मेरी बात समझे? ऐसे ही हर एक इंटरनल एंगल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ईच इंटरनल एंगल, तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एन टू इंटू 180 अपॉन एन। ये मेरे भाइयों हर एक इंटरनल एंगल है, ये हर एक एक्सटर्नल एंगल है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों और आगे, है ना? यहां तक किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब आते हैं नंबर ऑफ डायगोनल पे। विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल, तो उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। ठीक है जी, ये मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला होता है। अब आते हैं आगे। अब हम इस पे सीधे सवाल लेते हैं। बताइए प्लीज, दिखाई दे रहा है? बताइए।
कह रहा है नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। डायगोनल क्या है? डायगोनल का मतलब विकर्ण होता है। जैसे मान लीजिए आपने ये कोई क्वाड्रिलेटरल खींच ली है ना, तो इसमें कितने डायगोनल आप खींच सकते हैं? तो फंडा ये रहता है कि इस वाले वर्टेक्स से ना तो आप यहां खींच सकते हैं ना यहां खींच सकते हैं। हाँ है ना, केवल सामने वाले पे खींचेगा। ये विकर्ण होता है, ये वाला विकर्ण होता है। हाँ है ना, समझे मेरी बात? अब आते हैं सवाल। कहता है नियमित बहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण 140 है। देखिए जी, कोई भी बहुभुज होगी, लेट से यही बहुभुज है। अब क्या कर रहे हो? हाँ, यही मान लीजिए बहुभुज हमारे पास। तो अगर इसका हर एक इंटरनल एंगल 140 है तो यहां से एक्सटर्नल एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल बनेगा स्ट्रेट लाइन से। एक्सटर्नल एंगल किससे बनेगा मेरे बच्चे? स्ट्रेट लाइन से। आप कहेंगे हाँ, और अगर स्ट्रेट लाइन से बनेगा, मतलब ये जरूरी नहीं कि 140 जो बन रहा है वो रेक्टेंगल का ही होगा, नहीं, वो पेंटागन हो सकती, 5 भुजा वाली हो सकती, 50 भुजा वाली हो सकती। हमें तो सिर्फ समझने के लिए बात कर रहे हैं। तो 140 है तो एक्सटर्नल कितना बन जाएगा? 180 माइनस 140, 40 आ जाएगा। हाँ है ना? तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके से आप निकाल सकते हैं चीजों को जल्दी से चाहें तो। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आइए, तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आपको पता है फार्मूला n-2 × 180 अपॉन n होता है हर एक इंटरनल एंगल निकालने का फार्मूला, और यह है 140 डिग्री। 2 7 14, 2 9 18। 9 को n से करेगा 9n, 9 को 2 से किया 18 मेरे भाई। 7 को n से करेंगे 7n, 7n इधर आएगा माइनस का 2n, 18 उधर जाएगा प्लस का। तो आप देखेंगे कि n की वैल्यू आ गई 9। इसका मतलब इस रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइडें हुई मेरे बच्चे? 9। एक तरीका तो आप ऐसे निकल सकते हैं। दूसरा, आप कह सकते हैं कि हर एक इंटरनल 140 है तो 180 में से 140 गया तो एक्सटर्नल कितना होगा? 40। तो एक्सटर्नल का फार्मूला ज्यादा आसान है, 360 डिग्री बटे n बराबर 40, क्योंकि यही हर एक एक्सटर्नल एंगल का फार्मूला है। भाई सारे कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग 360 होता है, n से भाग दे दोगे तो प्रत्येक आ जाएगा। या आप उठा के 40 से ही भाग दे दिया करो 360 को, कि भाई हर एक कोण इंटरनल एक्सटर्नल एंगल 40 है तो टोटल भुजाएं कितनी होंगी? 2। ठीक है जी, बताइए। हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब होता है 60 माने 6, जिसकी 6 भुजाएं हैं। जिसकी 6 भुजाएं हो उसके बारे में चर्चा हो रही। तो आप यहां ऐसे कहेंगे कि सर जी पूछा क्या है? ईच इंटीरियर एंगल, तो फार्मूला होता है n-2 × 180 अपॉन n। तो n की वैल्यू है 6, 6 में 2 गया 4, तो यहां लिख देते 4 गुना 180 बटे n की वैल्यू है 6। 30 चौक 120, तो आंसर आ गया बाबू 100। आए ना? आप चाहते तो इसको उल्टा भी कर लेते। कैसे? कि भाई 360 डिग्री होता है सारे एक्सटर्नल एंगल का सम, भुजाएं है 6, तो हर एक एक्सटर्नल कितना है? 60। तो 180 में से 60 गया, इंटरनल आ जाएगा 120। मतलब आप जिसमें जल्दी पकड़ पाए बात। आई करिए, बहुत ही प्यारा सवाल। बड़े मेरे बच्चे, आई
if one of the interior angle of a regular polygon is equal to 5/6 times of the one of the interior angle of a regular pentagon। कहता है किसी पंचभुज के प्रत्येक अंत्यकोण, तो मेरे बच्चे हर एक इंटरनल एंगल का फार्मूला होता है n-2 to 180 अपॉन n। तो सबसे पहले हम किसी पंचभुज का प्रत्येक अंत्यकोण निकालते हैं, किसी पेंटागन का। तो पेंटागन का निकालना है भैया, तो 5 साइडें होती है, 5 में 2 गया 3 गुना 180 बटे 5, 5 से काटोगे 36, 36 दिए 108। इसका मतलब हर एक पेंटागन का इंटरनल एंगल होता है 108 डिग्री। अब कह रहा है एक और पॉलीगन है जिसमें साइडें कितनी हमें निकालनी है, लेकिन उसका हर एक इंटरनल एंगल जो है वो पेंटागन के हर एक इंटरनल एंगल का 5/6 गुना है। तो पेंटागन का इंटरनल 108 है, इसका 5/6 गुना करो, 18 6 108, 18 5 90। इसका मतलब जिस पॉलीगन की हम बात कर रहे हैं उसका हर एक इंटरनल एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो उसकी नंबर ऑफ साइडें मान लेते हैं n-2 इंटू 180 अपॉन n। ये फार्मूला होता है हर एक इंटरनल का, और ये बराबर है 90 के। वैसे भी जानते हैं 90 जिसका बनेगा वो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, यानी 4 साइड है, लेकिन कैलकुलेट करना है तो 2 2n-4, यहाँ एक आया तो एक को n से किया n, इधर उधर लाओगे तो n की वैल्यू आएगी 4। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। प्लीज करें। कहता है किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग, तो n-2 इंटू 180 बराबर 1260, 18 7 126, तो n की वैल्यू 9, 7 और 2 9। तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी 9, क्योंकि 2 उधर जाएगा प्लस का, 7 और 2 9 है ना भाई। बटे n से भाग देंगे तो आएगा प्रत्येक, ईच। अगर n से भाग नहीं देंगे तो ये आएगा सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, और वो 1260 है। प्लीज। हर्षित कह रहा है सर आपने रेक्टेंगल लिया। मैंने कहा रेक्टेंगल लिया, मैंने तो रेगुलर पॉलीगन लिया। मैंने तो समझाने की कोशिश की उसके थ्रू कि स्क्वायर भाई 90 90 किसके होते हैं, स्क्वायर के होते हैं या रेक्टेंगल के होते हैं, उन्हीं के तो सारे एंगल 90 होते हैं। लेकिन कोई सा भी होता है तो आप जानते हैं उसमें क्या रहता है, 4 ही भुजाएं रहती है। रेगुलर पॉलीगन में स्क्वायर लेना होगा आपको, हाँ है ना। आइए देखिए यार, इस तरीके से कोई भी पॉलीगन बनती है और आगे ऐसे घिरती रहती है। ये इंटरनल होता है और ये एक्सटर्नल होता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण इसके बाह्य कोण के 3 गुने के बराबर है, यानी बाह्य कोण 1 है तो ये वाला 3 गुने के बराबर है, हाँ है ना। हम ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 3 और 1 4 यूनिट, तो 4 यूनिट है 180 डिग्री, तो 1 यूनिट की वैल्यू 180 बटे 4 यानी 45। तो हम ये कह सकते हैं कि बाह्य कोण 45 डिग्री होगा और इंटरनल 3 गुना 45 135 डिग्री होगा। अब हम ये भी जानते हैं कि हर एक एक्सटर्नल एंगल का फार्मूला होता है 360 बटे एन। तो एन की मतलब 360 डिग्री बटे एन बराबर 45 होगा। ये होता है हर एक एक्सटर्नल एंगल निकालने का सूत्र। तो काट दीजिए, 45 से काटेंगे 8 उत्तर आ जाएगा, एन बराबर 8। मतलब इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, 8। प्लीज करें।
कर पाए मेरे बच्चे? आइए, गज्जू भैया पढ़ने पे आइए। कहता है किसी नियमित बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोणों के बीच का अंतर। ऐसे मान लीजिए कोई पॉलीगन होगी, तो ये एक्सटर्नल एंगल, ना इंटरनल, और ये एक्सटर्नल एंगल। कहते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 60। मतलब ये इंटरनल एंगल और ये एक्सटर्नल। अब मेरे बच्चों हम ये बात समझते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बात करते हैं, सीधी रेखा पे बात करता है। और इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच का अंतर दे रखा है 60 डिग्री। तो यहां से सोल्व करोगे तो ये कट जाएगा, ये 2i आएगा, और 180 में 60 गया 120। कटिंग करोगे तो हर एक इंटरनल एंगल आएगा 60 डिग्री का। देखना भाई ठीक है कि गलत है। हम्म। अरे जो गलत कर दिया जी, गलत हो गया भैया। ये कटा तो आई 2i, और 180 और 60 240 होगा, और 2 से काटोगे तो 120 डिग्री। तो हर एक इंटरनल एंगल होगा मेरे बच्चे, माफ करना, 120 डिग्री। तो अगर ये कोण 120 है तो ये तो सीधी रेखा है, तो ये कितना होगा 60। तो उसने पूछा भुजाएं कितनी है, तो भैया सारे बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, और हर एक बाह्य कोण है 60। तो कितनी भुजाएं आई? 6। तो नंबर ऑफ साइड है आगे 6। तो भुजाएं कितनी आई मेरे बच्चे? 6। प्लीज करें। ये फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों किसी बहुभुज के सभी विकर्णों की संख्या निकालने का। जल्दी से बताइए। नहीं, अतुल रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन नहीं है। देखिए बाबू, हाँ है ना, ये बराबर है 54 के। n इंटू एन माइनस 3/2, या 2 इधर ले जाएंगे तो 54 दूनी 108। अब ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सोल्व कैसे करते हैं आप जानते हैं? उससे बढ़िया कि यहीं ऐसे दो नंबर ढूंढे, ऐसे दो नंबर ढूंढे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 108 और उनके बीच का डिफरेंस हो 3। जिनको ढूंढना नहीं आता उसके लिए क्या इंतजाम है कि 108 के फैक्टर करो। 1 गुना 108, 2 गुना 54, 3 गुना 36, 4 से भाग जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 7 28, 5 से नहीं 6 से भाग जाएगा, 8 से भाग जाना नहीं जाएगा, 9 से भाग जाएगा। अब देखिए इनमें से कौन से ऐसे दो फैक्टर है जिनका मल्टीप्लीकेशन 108 है लेकिन डिफरेंस जो है 3 हो। तो आप कहेंगे 9 और 12। 9 और 12 के बीच का डिफरेंस 3 है, मल्टीप्लीकेशन 108 है। तो 12, 12 में से 3 गया 9, 12 नहीं में 108 सेट हो रहा है। इसका मतलब इसे नंबर ऑफ साइडें कितनी होंगी? 12। दूसरा काम, अगर आपको फैक्टर ढूंढना भी, क्योंकि बेसिक चीज़ है, हर कोई 1 सेकंड में बता सकता है, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो घबराना नहीं है। जब आप फैक्टर पढ़ेंगे तो सीख लेंगे उस चीज़ को। नहीं पता है तो ऑप्शन से रखेंगे, एन की वैल्यू 15 रखेंगे, 15 में से 3 गया 12, 15 गुना 12 180 होता है, 108 नहीं होगा, कट गया। 11 लेंगे, 11 में से 3 गया 8, 11 8 88 होता है, 108 नहीं होता, कट गया। ऐसे ही सारे ऑप्शन रख के देख लेंगे। ठीक है मेरे भाई।
बड़े मेरे भाई आइए, दो नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या के बीच का अनुपात 1:2, यानी दो डिफरेंट डिफरेंट रेगुलर पॉलीगन है और नंबर ऑफ साइड्स का जो रेशियो है 1:2 है। मतलब एक में नंबर ऑफ साइड है अगर x है तो दूसरी में नंबर ऑफ साइड है 2x हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल ने कहा है कि नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स। इज दैट ओके? और कह रहा है इनके अंतः कोणों के बीच, तो अगर किसी बहुभुज की भुजा x है तो इसका इंटरनल एंगल क्या होगा? तो आप कहेंगे x-2, n-2 होता है ना, तो n की जगह x रखेंगे तो x-2 इंटू 180 बटे n की जगह x। तो ये तो होगा इस वाली का इंटरनल एंगल। इसका इंटरनल एंगल क्या होगा? तो 2x-2 इंटू 180 अपॉन 2x, ये इसका इंटरनल एंगल होगा। और कह रहा है जी इनका रेशियो ले लो। क्या ले लो बाबू? रेशियो ले दो। तो रेशियो ले लेते हैं। रेशियो दे रखा है जी 3/4। सोल्व करते हैं। x से x कटा, 180 से 180 कटा, हाँ है ना। अब मेरे भाई एक बात बताऊं, यहां से दो कॉमन आ जाएगा, आप कहेंगे आ जाएगा, यहां से भी दो कॉमन आएगा, आ जाएगा, दो से दो कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ आपका x-2 और नीचे जानते हो क्या बचेगा? x-1। हाँ है ना, क्योंकि दो यहां से कॉमन ले दिया। यहां आया बाबू 3/4, गुना करोगे 4x माइनस 4×2=8, 3x-3, 3x इधर लाएंगे घटेगा तो 8 में 3 गया 5। तो मेरे बच्चों x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू 5 आ गई तो यहां नंबर ऑफ साइडें होंगी 5 और यहां नंबर ऑफ साइडें होंगी 10। करिए मेरे भाई। करिए मेरे बच्चे। देखो मेरे बच्चे, कह रहा है एक बहुभुज है, उसके सभी बाह्य कोणों के योग, सभी अंतः कोणों के का योग इसके बाह्य कोणों के योग का 4 गुना। ध्यान देना मेरे बच्चे, सभी का भी वही हिसाब होगा और प्रत्येक का भी वही हिसाब होगा, दिक्कत नहीं है ना। तो अगर इसके सारे अंतः कोणों का योग इसके सारे बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है तो हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक इंटरनल एंगल हर एक एक्सटर्नल एंगल का 4 गुना है। बात वही है। अब देखो मेरे भाई, यानी ये एक है तो ये कितना है? 4। तो 4 और 1 5 यूनिट। 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 360 नहीं 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, 180 बनाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 36 डिग्री। तो हर एक एक्सटर्नल एंगल आ गया 36। अब मुझे पता करना भुजाएं कितनी है, तो 360/36 कर दो, निकल के उत्तर आ जाएगा 10। तो आप कहेंगे सर इसमें नंबर ऑफ साइडें कितनी है? 10 आए ना। नवभुज की बात हो रही है।
नैनोगन। करिए बाबू। सिद्धांत भाई आपने लिख दिया, मैंने पढ़ लिया, आपको जवाब देता हूं। बार बार मत लिखो, सवाल पे फोकस रखो। एक भाई कह रहा आज इवनिंग क्लास होगा कि नहीं होगा। आज मैंने कहा था कि मंडे से इवनिंग क्लास स्टार्ट करेंगे, शाम को वही 4 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी और आपका CISI स्टार्ट होगा विद सक्सेसिव डिस्काउंट। पहले सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ाऊंगा थोड़ी देर, जो एक छोटा सा हिस्सा होता है उसका, परसेंटेज का और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच के रिलेशन का, एंड फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड देन उसका प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। आइए बाबू, उत्तर पे ध्यान दीजिए। देखो मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का रेशियो निकाल के बताइए क्या होगा। बेहद ही आसान बात है, समझने का प्रयास करिए। कैसे समझेंगे? एक्सटर्नल निकालते हैं तो 360/n। एन का मतलब 9, क्योंकि 9 भुजे 9 साइड है। नहीं, 9 दूनी 18 नहीं होता, 9 चौक 36, 40 डिग्री आ गया। तो मेरे भाई, हर एक एक्सटर्नल एंगल 140 है, तो ये 40 है तो नेचुरल है, ये 180 में 40 गया, 140 बचेगा। और रेशियो लोगे तो 2 दूनी 4, 2 साते 14, 7:2 होगा। ऑप्शन बी। करिए जी। कहता है डायगोनल दे रखे हैं आपको, नंबर ऑफ साइड है, यू हैव टू फाइंड। तो देखो मेरे भाई, फार्मूला होता है n × n - 3/2 बराबर 27। 27 दूनी मेरे प्यारे बच्चों 54। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 54 आए, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस तो 3। तो 9 6 54, पहाड़ा सीधा सीधा आ रहा है, तो भुजाएं कितनी आ गई? 9। नहीं तो आप ऑप्शन पुट कर लीजिए। करिए करिए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि बाह्य पहले लिखा है फिर अंत है, यानी बाह्य 2 है, अंत 3 है, यानी एक्सटर्नल 2 है और इंटरनल 3 है। तो एक्सटर्नल 2 इंटरनल 3 जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 यूनिट। 5 यूनिट है 180 डिग्री, तो 1 यूनिट की वैल्यू 36 डिग्री। 36 दूनी 72 डिग्री। तो भैया कितने कोण भुजाएं बनी? तो 360/72 काटोगे कितना आएगा? 5 भुजाएं। यानी नंबर ऑफ साइड्स जो होंगी उस पॉलीगन में कितनी होंगी बाबू? 5। 8 नहीं बे, 5। 8 नहीं 30। चलिए मेरे बच्चे, अब आपका वो खत्म हुआ पॉलीगन जहां पर हम इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल निकालते, फिर उसका हम एरिया निकालना शुरू करेंगे। लेकिन ये सवाल करिए, ये मैंने आपको करा रखा है। मैंने मेरे बच्चे ये सवाल आपको कराया हुआ है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देंगे।
हाँ, मैं क्या आप कहेंगे पढ़ा हुआ है सर। आपने बताया था कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स नहीं, सॉरी, किसी भी पॉइंट से उसकी तीनों भुजाओं पर तीन अविलंब डाले जाए, एल्टीट्यूड डाले जाए, तो उनकी लंबाई का जो योग होता है वो पूरे एल्टीट्यूड की लेंथ के बराबर होता है। पूछा क्या हमसे? क्षेत्रफल बताइए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछा है, तो एरिया से पहले मुझे ए निकालना होगा। ए का मतलब होता है साइड की लेंथ। उसका फार्मूला था क्या? 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। अब ये बातें बता चुका हूं मैं, आप में से बहुतों ने नहीं याद की होंगी, तो सवाल का उत्तर उनका नहीं आएगा। 2/√3, तो एक अल्टीट्यूड है √3, दूसरा है 2√3, तीसरा है 5√3। तो 2/√3 जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 1 8√3, तो यह है 16। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 16 आई तो एरिया होता है √3/4a²। ए की वैल्यू 16, तो 16 का वर्ग 64, ना 16 है तो 16 का वर्ग मतलब 16 गुना 16, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 √3 आंसर, ऑप्शन ए। करिए जी भैया। ये जो शुक्रवार की क्लास में आपको चीजें कराई थी उसके ऊपर क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। आइए मेरे भाई, कहते हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 5 5 6 व 6 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चे, आपको डाटा से समझ में आ गया होगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजाएं 5 और 5 बराबर है, तीसरी साइड 6 हुई। और ये मैं समझा चुका हूं कि अगर किसी इक्विल ना समद्विबाहु त्रिभुज में बात करें तो जो दो साइडें कॉमन है उस वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे अगर 90 डिग्री का कोण बना दे तो ये सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो 6 है तो ये कितना आया? 3। तो बाबू ये 3 है, ये 5 है, तो ये लेंथ कितनी आई? 4। एरिया चाहिए पूरे का, तो एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया आया 12। कह रहा जी अगर किसी ट्रायंगल की साइड है 5 6 7, एरिया बताइए। तो 5 6 7 भाई हीरो फार्मूले से निकलेगा, तो हीरो फार्मूला लगा के आप एरिया निकाल लेना। ये मैं आपको करा चुका हूं। कहता है कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड 6 8 10 है, इसके अंदर बन सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। 6 8 10 ट्रिपलेट बनाता, राइट एंगल है।
माफ करना। तो इसके फार्मूले याद होंगे, आपको बता रखे थे और उस दिन मैंने इस डाटा पे सॉल्व भी करा लिया था। अब आता हूं मेरे बच्चे में पॉलीगन पे ही दोबारा से, फिर आगे बात करें। देखिए यार, अभी तक हम किसी भी पॉलीगन पे जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे केवल उसके एंगल पे, इंटरनल एक्सटर्नल, नंबर ऑफ साइड्स पे और नंबर ऑफ डायगोनल पे। अब हम उसके अंदर घुसेंगे और चीजों को और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। लेकिन अब मैं आपको रेगुलर पॉलीगन्स नहीं, केवल एक ही पॉलीगन के बारे में थोड़ी देर चर्चा करना चाहता हूं। उसके बाद फिर हम सारी पॉलीगन के ऊपर एक यूनिवर्सल फार्मूला डराइव कर लेंगे। आइए दोस्त, मैं बात कर रहा हूं रेगुलर हेक्सागन की। रेगुलर हेक्सागन की। समषटभुज जिसकी 6 भुजाएं होती, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि यहां से बड़े सारे कॉन्सेप्ट आपके डेराइव होंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों एक रेगुलर पॉलीगन है, और रेगुलर पॉलीगन नहीं, रेगुलर हेक्सागन की मैं बात कर रहा हूं। समषष्टभुज जिसकी 6 भुजाएं हैं और 6 की 6 बराबर होती है। मैंने आपको कहा था कि मैं रेगुलर पॉलीगन की 3 विशेषताएं आपको बता दी थी। इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, सारी साइडें बराबर होती है, लेकिन एक विशेषता नहीं बताई थी, वो अब बता रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगी तो पहली चीज तो ये कि उसकी सारी साइडें आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी वो रेगुलर पॉलीगन है, नहीं तो नहीं। दूसरी चीज, हर एक इंटरनल एंगल बराबर होगा, हर एक एक्सटर्नल एंगल बराबर होगा। लेकिन एक खूबसूरत संबंध जो आपको नहीं बताया गया वो ये था कि सेंटर से इसके हर एक पार्ट वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होती है ये बराबर होती है, और इसी डिस्टेंस को ये जो डिस्टेंस बन रही है सारी बराबर होती है। ये सारी डिस्टेंस आपस में बराबर होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि रेगुलर पॉलीगन तभी बनेगी जब केंद्र से, उस पॉलीगन के केंद्र से उसके सारे शीर्षों की दूरी बराबर होगी, तभी वो रेगुलर पॉलीगन होगी, नहीं तो नहीं। मतलब जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी इसकी होगी, उतनी इसकी होगी, उतनी इसकी, उतनी इसकी, उतनी इसकी। हाँ है ना, ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है, ध्यान रखना। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगर मेरे बच्चों एक बात तो, ये सारी साइडें आपस में बराबर है, ये सारी साइडें आपस में बराबर है क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, और ये वाली लेंथें भी आपस में बराबर है। तो अगर इनके फेसेस इक्वल हैं तो सेंटर पे जो ये एंगल बना रहे होंगे वो सारे सेम बना रहे होंगे, आया ना? यानी ये जो एंगल बन रहा होगा ये सेम ही बन रहा होगा दोनों जगह। आप कहेंगे हाँ, मतलब ये हुआ सर, हम ये कह सकते हैं कि जितना कोण ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा, उतना ये होगा, उतना ये होगा, उतना ही ये होगा। सर ये सारे कोण आपस में बराबर आ रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने कहा जी हाँ, पक्का। तो भैया ये पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री। इसे 6 से भाग दे दो तो हर एक कोण कितना आया? 60 डिग्री। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, ये वाला एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। क्योंकि सेंटर पे हर एक जगह जो एंगल बनेंगे वो सारे इक्वल होंगे, हाँ है ना? 60 डिग्री होंगे। ठीक है जी।
अब आप इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में ये दो साइडें बराबर है, ये एंगल 60 है, तो ये दोनों बराबर होंगे। आप कहेंगे हाँ, तीनों कोणों का योग 180, 180 में से 60 गया 120, 120 को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो ये भी क्या आएगा 60 60। यानी इस केस में ये एक समबाहु त्रिभुज बन गई। इस केस में मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बन गई, समबाहु त्रिभुज बन गई। मतलब अगर रेगुलर पॉलीगन की साइड की लेंथ ए है तो बाबू ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। ये साइड भी ए होगी, ये भी ए होगी, क्योंकि ये भी 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा, ये दोनों साइडें बराबर है। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ गए क्या? कि रेगुलर हेक्सागन में समषटभुज वाली में बात करें तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता है। ये इसमें जितनी भी त्रिभुजें बनती सारी कैसी त्रिभुजें बन जाती, समबाहु त्रिभुज बन जाती। और अगर मैं इस रेगुलर हेक्सागन की साइड की लेंथ ए ले लूंगा तो ये लेंथ भी ए, ये भी ए। समझते इतनी बात? यानी ये लेंथ भी ए है तो मेरे बच्चे ये लेंथ भी ए हो जाएगी, ये लेंथ भी ए हो जाएगी। आप कहेंगे मान ली सर आपकी बात। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं रेगुलर हेक्सागन का एरिया आपसे पूछ लूं तो एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। आपने कहा हाँ, तो जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा, ऐसी कितनी त्रिभुजें बन रही इसमें, 6 त्रिभुजें बन रही। तो 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गुना 6। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया होगा वो 3√3/2 ए स्क्वायर हो। समझिए, पहले हाँ भरो फिर आगे बात करेंगे। तानिया ने लिखा एक रेगुलर हेक्सागन बराबर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। बिल्कुल सही बात बताई, बिल्कुल सही बात बताई। भास्कर प्रणाम। जल्दी से बताइए जिनको समझ में आ गया। ठीक है, ये इस रेगुलर हेक्सागन का एरिया हो गया। तो अगर कल को मैं सवाल दूं और उस सवाल में आपको रेगुलर हेक्सागन की साइड पकड़ा दूं और एरिया निकालने को बोलूं तो आपको ये फार्मूला फिट कर देना है। वह इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं? भैया जी एक बात और बताओ, क्या अब जरा नजर दौड़ाइए। तो ये जो रेड कलर वाला घुमाया है इसके चारों तरफ या ऑरेंज कलर का, ये इसका सरकम सर्कल हो गया। ये इसका क्या होगा, बाह्य व्रत हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बाह्य व्रत हो गया, इसके बाहर का व्रत हो गया। तो सरकम सर्कल रेडियस परिवृत्त त्रिज्या, किसी समषष्टभुज की परिवृत्त की त्रिज्या अगर आपसे पूछी जाए, इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, तो ध्यान दोगे तो ये ए ही आ जाएगी। और ए का मेरा मतलब है साइड लेंथ ऑफ रेगुलर हेक्सागन। यानी जो समषष्टभुज की भुजा की लंबाई थी वही आपकी परिवर्त की त्रिज्या आ गई। कारण कारण बाबू ये कि ये जो था सेंटर से हर एक पार्ट की डिस्टेंस बराबर है और ये सर्कल इन्हीं वर्टेक्स को तो टच कर रहा है। तो बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ है ना, मैं खटाखट आंसर पे दिया करो यार, तभी तो स्पीड बढ़ेगी। थोड़ा फास्ट आंसर दिया करो मेरे भाई। यस सर, नोट सर।
जब तक आप आंसर नहीं देंगे कैसे समझा जाएगा चीजों को? जी ठीक, कोशिश करा करें जल्दी से आंसर देने। यानी सर हम ये कह सकते हैं कि यही तो सरकम सर्कल की रेडियस होगी, इसमें कहां आपत्ति है सर? और ये चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, हर पॉलीगन में नहीं बनाता, ध्यान रहे, ये केवल रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है, तो केवल हेक्सागन में बनाएगा और कहीं नहीं। तो ये सर सरकम रेडियस हो गई और ये बराबर होगी 1 है। ठीक है, अब अगली बात। अब बाबू, ए बाबू, बाबू रे बाबू, अगर भैया जी अब हम इसके अंदर एक सर्कल बना लें, हरे रंग का, अगर आप देख पा रहे हो तो, ओ बाबू समझो इशारे, वाह कुछ खतरनाक बन गया भैया ये तो। अरे हटा यार इसको, मैं हाथ से बना देता हूं, ध्यान से देखना। अब ये इंटरनल सर्कल बना रहा हूं मेरे भाई। इंटरनल सर्कल कहां से जाएगा मेरे भाई? इसकी इन साइडों को टच करते हुए जाएगा। थोड़ा विजुलाइज करिए, हरे रंग में जो बनाया है ये इन सर्कल बनाया, ये इन सर्कल बनाया, हरे रंग में जो बनाया इन सर्कल बना, इन सर्कल रेडियस, अंतःवृत्त त्रिज्या। मेंसुरेशन 3D में इनका जबरदस्त लेवल पे यूज होगा, तो वहां कोई नहीं बताएगा, अभी समझ लो। गजब पेंटिंग बना दी है, गजब बवाल लग रहा है, एकदम बवाल लग रहा है, बहुत बढ़िया बाबू। आइए, तो मेरे बच्चे ध्यान दोगे ना तो ये इसकी सारी इंटरनल साइड को टच करेगा, सारी अंतःभुजाओं को टच करेगा। तो इसकी रेडियस कैसे निकाली जाए, बड़ा खतरनाक काम हो गया। आइए, हे बाबू समझो इशारे। देखो मेरे बच्चे, अगर आप ध्यान दें तो जिस चीज को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं उस पे आना। ये सर्कल जो है ना, ये बेसिकली यहां टच करेगा, यहां टच करेगा, यहां टच करेगा, यहां टच करेगा, यहां यहां यहां, यानी ये पॉलीगन की साइडों को टच करेगा इंटरनली, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, टच करेगा। टच का मतलब टेंजेंट बनाएगा। यानी ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है, ये इन सर्कल की टेंजेंट हो जाएगी, इन सर्कल की क्या हो जाएगी बाबू? टेंजेंट हो जाएगी। और ये कैसी ट्रायंगल बन रही है भैया? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। तो अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा बना के यहां दिखाया दे तुमको भैया, तो ये ऐसे बन रही है, ये ऐसे बन रही है, जिसकी ये साइड ए है, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, और ये सरकम रेडियस भी था। और जो सर्कल जा रहा है ना वो ऐसे जा रहा है, यहां से टच होते हुए ऐसे जा रहा है, हाँ ना? तो ये इसको टच कर रहा है, और जहां ये टच कर रहा है सेंटर से ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये इन सर्कल रेडियस कहलाएगी। क्योंकि भाई अंदर वाले सर्कल का भी सेंटर यही होगा और बाहर वाले सर्कल का भी सेंटर यही होगा, तो यहां से जहां ये टच कर रहा होगा ना, ये इसकी रेडियस कहलाएगी, इन सर्कल रेडियस कहलाएगी। हाँ है ना मेरे बच्चे? तो भाई ये है पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ध्यान दोगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की लेंथ होती है √3/2। तो देसी भाषा में समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके इन सर्कल की रेडियस √3/2 है, √3/2 है। क्या होगी मेरे बच्चे? √3/2 हो। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। एक सेकंड के लिए पी लो इसको, पी लो मतलब समझ लो बात को, क्योंकि फील नहीं करोगे तो नहीं बनेगी बात, रटा हुआ काम नहीं आएगा। फील करो कि इन सर्कल क्या बताया था, सरकम सर्कल क्या बताया था।
हाउ सेंटर विल बी सेम? या दैट इज गुड क्वेश्चन. बट इट नीड टू बी एक्सप्लेन्ड इन ए वेरी शॉर्टली. देखो यार, ये तय है कि ये जो टच करेंगे ना, ये इसके मिड पॉइंट्स को ही टच करेंगे. यहां पे भी इसके मिड पॉइंट को टच करेंगे, यहां पे भी इसके मिड पॉइंट को टच करेंगे. ये सारे इनके मिड पॉइंट को ही टच करेंगे. हाँ है ना? क्यों? क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन है और इसकी सारी साइडें बराबर है. इसकी सारी साइडें बराबर है. अगर इसकी सारी साइडें बराबर हैं तो भैया इसके अंदर जब सर्कल बनाओगे तो वो भी उसी सेंटर का ही बन पाएगा और किसी सेंटर का बनेगा नहीं. अगर आप एंगल वाइज से प्रूफ चाहते हैं तो मैं लेटर ऑन बता दूंगा. ठीक है, अब आते हैं आगे. सरकम सर्कल तो वर्टेक्स को टच कर, ना 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 ना, सरकम सर्कल वर्टेक्स को टच नहीं करेगा, गुजरेगा. टच तो किसी लाइन को किया जाता है, ये तो एक पॉइंट है. पॉइंट को टच नहीं किया जाता, लाइन को टच किया जाता है. तो यहां लाइन को टच नहीं करेगा, पॉइंट को टच करेगा, वर्टेक्स को टच करेगा, समझो, या यहां से होके गुजरेगा. ठीक है भैया. अब हम आते हैं इससे अगले पॉइंट पे, दैट इज या अभी 39 हो गए, 6 मिनट बचे. 6 मिनट में कैसे कराएंगे उसको? तब तक कुछ बेसिक सवाल कर लेते हैं. चलो, इस पॉलीगन के अगले हिस्से को कल की क्लास में कराएंगे क्योंकि अभी मुझे 15 मिनट और चाहिए इसमें और अभी बचा नहीं है समय. तो जो सवाल है उनकी प्रैक्टिस कराता हूँ. जल्दी से बताइए. हे बाबू समझो इशारे. Yeah, its side will behave like tangent. Great. एक भाई कह रहा है सर्कम रेडियस क्या होगा, बताया तो था. दोनों ही तो एक्सप्लेन कर दी. सर्कम रेडियस ए होगी और इन सर्कल रेडियस √3/2a होगी. एक्सप्लेन तो कर दिया. आइए, देखिए जी, कहता है एक रोम्बस है और रोम्बस जो बनी हुई है वो थोड़ी खतरनाक टाइप की बनी हुई है. कह रहा है उसकी तीन जो वो है, क्या नाम है, शीर्ष, वो तो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे. 3 वर्टेक्स जो है रोम्बस के वो सर्कल सरकमफ्रेंस पे. तो एक मान लेते हैं यहां है, एक मान लेते हैं यहां है, एक मान लेते हैं यहां. और कहता है एक वर्टेक्स जो है ना वो सर्कल के सेंटर पे, एक वर्टेक्स सर्कल के सेंटर पे. नहीं, रोम्बस नहीं हुआ, ये बात ठीक है क्योंकि वो तो होना है, लेकिन रोम्बस के बारे में नहीं बताया, ये बात गलत है. रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम, चारों के बारे में इंट्रोडक्शन दे चुका हूं मैं. आप ऐसी बात ना करें. तो ये हुआ सेंटर. इनके बारे में डिटेल अध्ययन तो अब मेंसुरेशन में करेंगे हम. अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको इससे मिला देता हूं मैं, इसको इससे मिला देता हूं, इसको इससे मिला देता हूं, इसको इससे मिला देता हूं. ये बन गई रोम्बस, ये बन गई समचतुर्भुज. हाँ है ना, आमने सामने की बजाय पैरेलल भी है. तो 3 शीर्ष तो है सर्कल की सरकमफ्रेंस पे और एक है सर्कल के सेंटर पे. अब कह रहा है रेडियस है 10, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10. अब मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? कह रहा है भैया इसका एरिया निकाल के बताओ क्या होगा. तो मेरे बच्चों ये बताओ, सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट की जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है? रेडियस ही तो कहलाती है. आप कहेंगे हाँ जी कहलाती है. तो ये अगर ये 10 है, ये 10 है, ये रेडियस 10 है, ये रेडियस 10 है, तो ये भी कितनी होगी? 10. इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया क्या होगा जी? तो आप कहेंगे √3/4 a², 10 का वर्ग.
अब जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा, क्योंकि ये भी इक्विलेटरल है। तो पूरी रोम्बस का एरिया अगर आपको निकालना है, पूरे रोम्बस का एरिया अगर आपने निकालना है इसका, तो क्या करो, इसका एरिया जमा इसका एरिया करते, यानी टू टू कर देते। सो दिस वुड बी योर आंसर माय डियर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। हाँ है ना, सोल्व कर देना, जो आएगा वो ठीक उत्तर है भाई। 2 50 √3 आपका सही आंसर आ जाएगा। हाँ है। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम इतना ही रख लेते हैं, ये खत्म। वो पॉलीगन वाला पार्ट मुझसे अभी होगा नहीं, तो कल हम पॉलीगन के, आज हमने बात की पॉलीगन में एंगल वेंगल की तो सबकी बता दी, लेकिन एरिया की जो बात की, सर्कम रेडियस की बात की, इन सर्कल रेडियस की बात की, वो मैंने केवल स्पेसिफिक पोर्शन पे हेक्सागन पे चर्चा की। कल आते ही हम चर्चा करेंगे सबसे पहले किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया, सर्कम सर्कल रेडियस, इन सर्कल रेडियस, उन सारी बातों पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी